my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 5th, the fundamental unit of life, part 4th, or you can say the last part. In this part we are going to discuss about the cell organelle. We are continuing. Then in this part we will discuss about the Golgi apparatus, its function, then lysosome, its function, and about the mitochondria, then about the plastids, what are the types of plastids, about vacuoles, then about cell division, the two types of cell division, mitosis and meiosis. So dear friends, we are continuing our cell organelle. In our previous part we have started it. What is cell organelle? Let me revise again. तो हमारी सेल की, हमारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए चाहिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़। तो फिर उसी केमिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स। और इसी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो हमारी इस पार्ट में, हमारे प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, अबाउट ऑल दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट्स गोल्गी apparatus। तो फिर गोल्गी apparatus के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स जानना है, जैसे कि मैंने नंबरिंग कर दिया है कि गोल्गी apparatus वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी ने इसके बारे में पहले हमको बताए थे। और इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इस गोल्गी apparatus में क्या होता है? वेसिकल्स, जो कि फ्लैटेंड सेक्स। कैसे होता है ये फ्लैटेंड सेक्स? जैसे हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एक फ्लैटेंड सेक्स। तो फिर इसी प्रकार के, इसे कहते हैं वेसिकल। और ऐसे ये वेसिकल जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ये रहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या? सिस्टर्ना। तो ये वेसिकल फ्लैटेंड सेक्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो पैरेलली अरेंज होके एक पाइल होके रहते हैं, स्टैक में रहते हैं, इसे कहते हैं हमारे सिस्टर्ना। तो फिर ये दिस मेम्ब्रेन्स, इसका जो मेम्ब्रेन्स है ये कनेक्टेड रहते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये अटैच टू के रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसका अटैचमेंट रहता है ताकि दोनों में कंटिन्यूएशन बनी रहे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बनता है वो इसके पास आ पाए। देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो फिर ये इसका काम क्या है? गोल्गी apparatus जो है इसका काम है, जैसे मटेरियल, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल सिंथेसाइज होता है, तो यही पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सिंथेसाइज होता है वही मटेरियल सेल के डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के लिए ये इस्तेमाल करता है हमारी गोल्गी apparatus को। जैसे हमारे फैक्ट्री में कुछ बन गया, हमारे प्रोडक्ट बन गया, और उसको देश की डिफरेंट कॉर्नर को पहुंचाना है, तो फिर हमको चाहिए ट्रक की ज़रूरत है, और फिर गोडाउन की ज़रूरत है। तो फिर ये गोडाउन की और ट्रक का रोल निभाता है हमारा गोल्गी apparatus। तो फिर गोल्गी apparatus का काम है कि ये मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। जैसे हम ट्रक में पहुंचाते हैं ऐसे है। और फिर इसका काम है कि स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकिंग करना। अगर गोडाउन में माल डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? गोडाउन उसको स्टोर करेगा और फिर उसका पैकिंग करेगा, या फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा। जैसे, और ये सब वो कैसे करेगा? इन वेसिकल्स। छोटी छोटी वेसिकल क्या है? हमारी फ्लैटेंड सेक्स। तो फिर जैसे हम गनी बैग में भरते हैं ना हमारा क्रॉप्स, ऐसे ही है। तो फिर इसका प्रोडक्ट यहाँ रहता है वेसिकल में। और गोल्गी बॉडी और क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। और फिर इसका काम है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये सारे 7 पॉइंट्स हैं अबाउट गोल्गी apparatus। तो फिर इसका मेन काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसाइज प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाना, फिर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, और फिर ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। और
कॉम्प्लेक्स शुगर को मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर को वो कॉम्प्लेक्स शुगर में परिवर्तित करता है। तो फिर ये जो कैमिलो गोल्गी है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे पैदा हुए थे कट्टेनो नियर ब्रेशिया इन 1843 में उनका जन्म हुआ था। और ये मेडिसिन में पढ़े थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया की यूनिवर्सिटी में मेडिसिन में पढ़े थे। और उन्होंने ग्रेजुएट किए थे 1865 में। और उनका काम जो है वो काम करते थे पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मेटियो में उनका काम होता था। तो उसी टाइम में वहाँ पर बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और किसके ऊपर, कंसर्न विथ नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो ऐसे ही 1872 में उन्होंने एक पोस्ट में आए जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनिकली सिक एट एबिया टेग्राशो में ये सब हुआ था। तो फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर थे और उनका ज़्यादातर काम किस लिए ये फेमस है, रिवोल्यूशनरी मेथड स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। चाहे एक नर्व सेल को हुआ या फिर सेल स्ट्रक्चर को हुआ, ये बहुत अनोखे तरीके से स्टेनिंग करते थे। तो फिर पता चलता था कि ये नर्व बड़ा होकर कहाँ तक ये जा रहा है, उसका काम कैसा कैसा सब फॉलो करना ईजी होता है। तो फिर इसके लिए वो कौन सा सॉल्यूशन, यही प्रोसेस को बोलते हैं रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड इज रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन। इसको ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता था। और इसके लिए वो यूज करते थे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्लैक रिएक्शन के लिए यूज होता है। और इनको मिला था हाईएस्ट ऑनर एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। तो फिर इन्होंने क्या किया था, इनको मिला था नोबेल प्राइज 1906 में। और ये इनको किसके साथ मिला था, विथ सैंटियागो रामोनी काजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए इन दोनों को मिलकर मिला था नोबेल प्राइज। कब, 1906 में। ये तो गई गोल्गी के बाद। तो फिर आइए देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम क्या है, रफली आप जानकर रखिए। जैसे कि ये आपका सेल का अंदर का सफाई करने वाला है। तो फिर ये कैसे सफाई करता है इसका हम जान लेते हैं। तो फिर जब कूड़ा वाला आता है तो फिर वो क्या करता है, हमारा घर का सफाई मेंटेन होके रहता है, क्लीनलीनेस मेंटेन होके रहता है। ऐसे ही स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका चारों ओर मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन से ये बंधा हुआ रहता है। इसका चारों ओर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फिर दिस एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है लाइसोसोम के अंदर, वो कहाँ से बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ में फर्क क्या है, रफ में रहता है हमारा राइबोसोम जो कि करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसे आप क्या बोल सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। यानी कि आपके जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्पोज करने का काम किसका है, लाइसोसोम का। और ये काम ये कैसे करता है, दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। इसके अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल आता है और भी कोई और किसी सेल अगर वर्न आउट हो गया, वो बहुत दिन हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, वो बर्बाद हो गया, सेल और काम करने लायक नहीं रहा, तो फिर उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिंग एंजाइम के। या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया अंदर तो फिर उसको भी वो निकाल के फेंक देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अगर बैक्टीरिया आ गया या फिर कुछ फूड आ गया तो फिर उसको वो, या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनेल अगर वो काम करने लायक नहीं रहा, वो सबको वो डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे करता है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर कर देता है। वो सब कैसे करता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसके पास, उसी से वो ब्रेक डाउन कर लेता है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को वो चूरमार कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो फिर ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स, जब भी सेल अगर डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, वो खुद फट जाएगा और इसके अंदर से एंजाइम निकलकर पूरा सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। तो फिर इसीलिए इसको कहा जाता है कि सुइसाइड बेग। Therefore, lysosome are known as the suicide bags.
ऑफ ए सेल। तो फिर ये गया हमारे लाइसोसोम की काम, जो सफाई का काम करता है और सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। नहीं तो आप सोचिए कि सेल के अंदर कितना कूड़ा भर जाता। तो फिर आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके बारे में हम 10 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? हमारे बॉडी की एक्टिविटीज के लिए हमको चाहिए ढेर सारा एनर्जी। ये एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। आगे देखिए, इसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसका 2 मेम्ब्रेन्स होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये पोरस होता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं ताकि वो बाहर की हमारी साइटोप्लाज्म के साथ उसका इंटरकनेक्शन हो पाए, यानी कि मटेरियल का जाना आना हो पाए। पोरस रहने का यही तो मतलब है। और इनर मेम्ब्रेन जो है ये डीपली फोल्डेड होता है, यानी कि देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ऐसे 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 रहेगा, इनर मेम्ब्रेन ऐसे रहेगा। तो फिर ये जो हमारा फोल्डेड स्ट्रक्चर रहा, ये है हमारा इनर स्ट्रक्चर, जैसे फोल्डेड रहता है। और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी, इसी को कहते हैं क्रिस्टी। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं है, फिर भी आप जानकर रखिए। तो फिर ये इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसका इनर मेम्ब्रेन जो है ये डीपली फोल्डेड होता है, ये ऐसे डीपली फोल्डेड। अच्छा, ऐसा डीपली फोल्डेड क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कम से कम एरिया में रह पाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे एटीपी जनरेट करने के लिए सुविधा होगा। दिस फोर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो एटीपी जनरेट करता है। ये एटीपी क्या है? एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो फिर ये है हमारे एनर्जी पैकेट। और द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमारी सेल की जो केमिकल एक्टिविटीज या फिर हमारी बॉडी की केमिकल एक्टिविटीज के लिए हमको जो चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। और किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। जैसे आपको मार्केट के लिए दिया जाता है 100 रुपया, तो आप क्या करते हैं? मनचाहा अपनी चीज़ खरीदते हैं। ऐसे एनर्जी चाहिए तो आपको मिलेगा एटीपी। ये होता है एनर्जी पैकेट, इसीलिए इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। किसको? एटीपी को। तो अब द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। एटीपी को यूज करते बॉडी क्या करता है? केमिकल कंपाउंड्स बनाता है और अपना मैकेनिकल वर्क भी करता है, क्योंकि हमको एनर्जी पुराएगा फिर ना हम मैकेनिकल वर्क कर पाएंगे। तो हुआ ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी। सेमी ऑटोनोमस मतलब इसके पास बहुत कुछ होगा, ये बाकी लोगों से, बाकी ऑर्गेनेल से इतना डिपेंडेंट नहीं है। क्यों इसको ऑटोनोमस कहा जाता है? क्योंकि इसके पास होता है उसका अपना सर्कुलर डीएनए और इसके पास होता है राइबोसोम। तो फिर राइबोसोम होने के कारण ये क्या कर पाएगा? मेक इट्स ओन प्रोटीन, अपना खुद का प्रोटीन ये बना पाएगा। तो ये गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर एक ही लाइन आपको याद करना है, वो हो गया हमारा दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो कभी भी नहीं भूलना है। चलिए अब पढ़ लेते हैं प्लास्टिड के बारे में 8 पॉइंट्स। तो प्लास्टिड क्या है? देखो, ये प्लास्टिड जो है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लाइन बोले तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसी के हिसाब से तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये प्लास्टिड 2 टाइप्स ऑफ होता है। सेकंड पॉइंट, ये 2 टाइप्स ऑफ होता है। क्या क्या? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है, या फिर यू कैन से व्हाइट। तो जब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे कहा जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने से वो क्या कर पाएगा? वो कर पाएगा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो फिर क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन
सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं रहता, इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी रहता है, जैसे आपके गाजर में दिखता है ना रेड रेड, या फिर पत्ता जो येलो पड़ जाता है, तो फिर ये पिगमेंट्स कुछ पत्ते भी येलो दिखते हैं, डेकोरेटिव क्रोटन पत्ते जो होते हैं, तो फिर इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस येलो पिगमेंट्स दे आर। तो ये क्लोरोफिल के साथ साथ येलो पिगमेंट्स भी होता है। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या है, जैसे कहाँ पर, जैसे हमारे स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर होना है, वहाँ पर आपको मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली ऑर्गेनाइज इन विच मटेरियल सच एज, उसमें ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी स्टोर होके रहता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होता है, इसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इसके अंदर एम्बेडेड होके, यानी कि अंदर ही पूरा आत्मसात होके रहता है, तो फिर उसे कहते हैं हमारे स्ट्रोमा। तो ये तो गई हमारे क्लोरोप्लास्ट की बात। ये प्लास्टिड का ज़्यादा सिमिलरिटी रहता है माइटोकॉन्ड्रिया से। प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास भी होता है अपना ओन सर्कुलर डीएनए और होता है राइबोसोम, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, है ना। तो फिर ये भी हो गया इम्पोर्टेंट, सेमी ऑटोनोमस। तो आइए देख लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल मतलब आपको लग रहा है ना कि लार्ज स्पेस, कुछ खाली खाली सा वैक्यूल्स। तो फिर वैक्यूल्स आर एक्चुअली स्टोरेज सेल्स, किसके? हमारी फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, चाहे सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट का स्टोरेज के लिए हमारे यूज होता है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है, पर डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में जो है ये स्मॉल होता है और प्लांट सेल में जो है ये वेरी लार्ज होता है। और ये वैक्यूल जो है ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल के वॉल्यूम जितना है अगर सेल, तो फिर सेल का ज़्यादा से ज़्यादा 50% यही ऑक्यूपाई कर लेता है, या फिर कभी कभी आप बोलिए 90% तभी ये सेल ऑक्यूपाई, इसका जगह ले लेता है ये वैक्यूल। तो फिर इस वैक्यूल में रहता क्या है? इट इज फुल ऑफ सेल सेप, ठीक है, इसके अंदर सेल का सेप रहता है। ये वैक्यूल एक्चुअली 4 प्रकार का होता है, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल। तो इसमें तो डिटेल ही नहीं दिया गया है, फिर भी आप जानकर रखिए सेल सेप रहता है इसके अंदर, और इसी के कारण ये जो सेल जो टर्जिड होके मतलब फुल्ली एक्सपांडेड होके रहता है। तो ये उसका टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये वैक्यूल के कारण होता है, सेल सेप के कारण होता है। ये सेल सेप उसमें भरती रहने की, जैसे एक बैलून में आपने पानी भर दिए तो फिर वो फुला फुला होके रहेगा। अगर पानी निकाल दिए बैलून में से, पानी बैलून में तो होता है, तो फिर क्या होगा? बैलून सिकुड़ जाएगा। तो फिर ऐसे ही है, सेल सेप रहने के कारण वो टर्जिड रहता है और रिजिड भी रहता है। तो सेल को एक शेप देता है और उसका एक स्ट्रेंथ रहता है। तो फिर many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles। इस vacuoles में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होके भी रहते हैं, जैसे हमारी एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, और बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और यहाँ प्रोटीन भी। तो फिर ये सारी चीज़ हमारा स्टोर होके रहता है कहाँ? वैक्यूल के अंदर। तो ये वैक्यूल एमीबा में बहुत अच्छे काम करता है। एमीबा में क्या करता है? फूड वैक्यूल्स जो होता है उसको तो स्टोमक जैसा काम करता है। तो जो खाना एमीबा ने खाया है, इट कंटेन्स द फूड आइटम दैट द एमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो फूड वैक्यूल्स के एमीबा में जो फूड वैक्यूल्स होता है उसके अंदर उसका खाना रहता है, तो स्टोमक की तरह उसको माना जाता है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये तो बहुत अच्छा काम करता है, जिससे अपना वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट हुआ या फिर एक्सेस वाटर हुआ, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक होता है, उसी के थ्रू से वो लोग एक्सपेल कर देते हैं और अपना रिलीज होते हैं। अपना एक्सेस वाटर हुआ, वेस्ट हुआ, वो सब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू से वो रिलीज कर देते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस है हमारे वैक्यूल की। तो फिर ये सेल ऑर्गेनेल जो है, अब हमारा सारे सेल ऑर्गेनेल खत्म हुआ, तो फिर सेल ऑर्गेनेल का इम्पोर्टेंस क्या है? ये सेल के अंदर रहता है और ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। सेल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और अपना सारा फंक्शन कर पाता है, किसके कारण?
बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल। एक तो ऑर्गेनेल होता है और ऑर्गेनेल के चारों ओर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड होने के कारण वो सेपरेटली अपना अपना काम वो सब कर पाते हैं और उन्हीं की मदद से सेल अपना काम कर पाता है, सेल ऑर्गेनेल के काम की वजह से। तो फिर इसी हिसाब से हमारा सेल क्या क्या काम करता है, सारे फंक्शन कर पाता है। जैसे हमारी रेस्पिरेशन हुआ, हमारी न्यूट्रिशन हुआ और क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल हुआ या फिर फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स हुआ। ये सारे काम राइबोसोम की मदद से प्रोटीन कर लेता है, वेस्ट मटेरियल क्लीन करता है लाइसोसोम की वजह से। फिर हमारा न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन, ये सारे काम हमारा सेल करता है, तभी तो सारा बॉडी करता है। ये जो न्यूट्रिशन आफ्टर ऑल हमारा खाना जाता कहाँ पर है, हमारी सेल के पास जाता है और सेल में उससे निकलता है ढेर सारा एनर्जी। तो फिर इसी हिसाब से सेल अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गया, यानी कि सारे फंक्शन जो है आफ्टर वो सेलुलर लेवल में होता है और वो सब सेल की काम मेंटेन करने के लिए सेल के पास होता है अपना सेल ऑर्गेनेल्स। आइए अब देख लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस से सेल से न्यू सेल निकलता है, न्यू सेल का प्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड, न्यू सेल बनता है, उसे कहते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, वन सेल टू सेल में, बहुत सारे सेल में परिवर्तित होता है। जैसे ये सेल डिवीजन बेसिकली टू टाइप से होता है। क्या क्या, जैसे हमारा माइटोसिस हो गया, मेयोसिस हो गया। तो माइटोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो फिर ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, उसे कहते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल होता है और ये मदर सेल डिवाइड होके आइडेंटिकल टू डॉटर सेल होता है। ये देखिए, ये मदर सेल हो जाएगा हमारा टू डॉटर सेल। ये हमारा माइटोसिस है, दो सेल हो गया है, न्यू दो सेल बना है, तो फिर ये माइटोसिस है। और ये जो डॉटर सेल है इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है एज मदर सेल। मदर सेल का जितना रहेगा क्रोमोसोम, डॉटर सेल का भी इतना रहेगा। और ये हमको मदद करता है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू में, हमको ये मदद करता है। तो फिर ये हमारा हो गया माइटोसिस। इसमें मदर सेल और डॉटर सेल का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, एक सेल डिवीजन होकर टू सेल बनेगा, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेगा और ये हमको मदद करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में। तो आइए देखते हैं अब मेयोसिस क्या है। तो मेयोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में होता है। तो फिर इसमें चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, डिवाइड होके क्या होता है, गेमेट बनता है और इसी गेमेट्स का फिर फर्टिलाइजेशन होता है और गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे बनते हैं। इसमें दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मेयोसिस। मेयोसिस में क्या होता है, ये थोड़ा माइटोसिस से अलग होता है। कैसे, इसमें टू कंसेक्यूटिव डिवीजन्स होता है, एक के बाद मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, इसे दो डिवीजन होता है और इसमें 4 न्यू सेल बनता है। जैसे माइटोसिस में 2 बनता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर हमारा बनता है 4 सेल। आप देख पा रहे हैं, फाइनली हमको मिल रहा है 1 2 3 4, हमको मिलता है 4 सेल हमको मिल रहा है। एक मदर सेल से मिलेगा 4 डॉटर सेल। और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हो जाता है हमारे हाफ, यानी कि मदर में अगर 2n है तो इसमें हमको मिल जाएगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर ये हो गया हमारा मेयोसिस की बात। मेयोसिस में 2 डिवीजन होता है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और एक मम्मी से बनते हैं 4 बच्चे और मम्मी का अगर 2n है क्रोमोसोम नंबर तो बच्चा का हो जाएगा सिर्फ n, हाफ नंबर ऑफ। तो फिर ये हो गया हमारा मेयोसिस। With this we complete the last part of the chapter. Hope you enjoyed my teaching. Thank you. Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.